पांडे, आप देख रहे हैं रेड 9 टीवी का स्पेशल सेगमेंट। निगम चुनावों का महाकुंभ लगातार जारी है, पार्षदों की क्लास लगातार जारी है। पार्षदों से उनके कामकाज का हिसाब किताब, इसी श्रृंखला को बढ़ाएंगे आगे। हमारे बीच मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी से विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 वार्ड क्रमांक 7 जनता कॉलोनी के पार्षद मनोज मिश्रा। हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। हमारे बीच में पत्रकार की भूमिका में, राजनीतिक विश्लेषक की भूमिका में मौजूद हैं चंद्रकांत मरमट जी। हम आपका हार्दिक अभिनंदन। मनोज मिश्रा जी, पहले तो बताइए कि तकरीबन 22-23 हज़ार मतदाताओं वाला आपका वार्ड रहा, तो कैसा अनुभव रहा? पहला चुनाव था आपके लिए, एंट्री भी पैराशूट थी, कहीं नाम ही नहीं था मनोज मिश्रा का, एकाएक टिकट हुआ, काफ़ी चुनौतीपूर्ण चुनाव भी था आपके लिए। तो केवल चुनाव ही चुनौतीपूर्ण था या वहाँ पर काम करना भी आपके लिए संघर्षपूर्ण है? दीदी, वैसे तो मैं आपको बता दूं कि आपने जो शब्द बोला पैराशूट एंट्री, मैं बचपन से संघ से जुड़ा हुआ हूँ। बचपन से भारतीय जनता पार्टी का वार्ड का उपाध्यक्ष रहा हूँ। उसके बाद मैंने युवा मोर्चा में नगर मंत्री, फिर महामंत्री, फिर पार्टी में उपाध्यक्ष का दायित्व रहा है। विभिन्न पदों पर मैंने पार्टी की सेवा की। तो ये आपका कहना मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा ठीक नहीं है कि पैराशूट एंट्री है। पार्टी जिसको देखती है, जिसको पार्टी को अच्छा लगता है कि ये अच्छा उम्मीदवार है। पैराशूट तो इसलिए बोला मनोज मिश्रा जी कि नाम किसी और का चल रहा था, लगभग फाइनल भी किसी और का हो गया था, मिठाइयाँ भी बढ़ गई थी, घर के सामने ढोल नगाड़े भी बजने लगे थे, और एकाएक हुआ कि टिकट कट जाता है, हम नाम नहीं लेना चाहते हैं, और एकाएक नाम आता है कि मनोज मिश्रा। फिर स्टडी होने लगती है कि आखिरकार ये मनोज मिश्रा है कौन। फिर समझ में आता है कि ये सीएम के बहुत नज़दीक थे। कैसे देखते हैं चंद्रकांत मरमट जी? शायद आप मेरी बात से कहीं ना कहीं मानते होंगे कि जो कह रही है वो सत्य है। कुल चौंकाने वाला नाम था मनोज मिश्रा जी का उस वार्ड से, और कहीं ना कहीं पैराशूट एंट्री थी। मतलब सीएम से नजदीकी भी मानते हैं आप? बिल्कुल 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 वैसा ही हुआ। इसलिए टिकट हुआ था। एक बड़ा घटनाक्रम था पूरे शहर में, जो टिकट बटे थे। मनोज मिश्रा जी का टिकट आना एक बड़ा घटनाक्रम था, वो बड़े अप्रोच से उनका टिकट आया था। जी, मनोज मिश्रा जी, चलती ठीक है, ये तो खैर पिछला चुनाव हो गया, इस पर डिस्कस करना व्यर्थहीन हो जाएगा, व्यर्थ हो जाएगा। कैसे देखते, कितना चुनौतीपूर्ण था वार्ड में काम करना? नया है, क्योंकि पार्षद का चुनाव लड़ना और जीतने के बाद काम करना अपने आप में खासा चुनौतियाँ होती हैं। ये गटर नाली का चुनाव होता है, ये ड्रेनेज पानी का चुनाव होता है, ये रोज़ सुबह 8 बजे से लगा के रात्रि 12 बजे वाला चुनाव होता है, जब लगातार लोगों से आपको संपर्क करना है, उनकी महत्वाकांक्षाओं को, उनकी इच्छाओं को, उनकी ज़रूरतों को पूरा करना। कैसे देखते हैं? दीदी, मैं सच कहूँ तो मैं, आपने जो कहा, मैं जब पार्षद बन के वहाँ गया तो मुझे, आप मानेंगे नहीं, जनता का इतना प्यार मिला, वहाँ के नागरिकों का इतना प्यार मिला। आज भी आप यकीन नहीं मानोगे, मुझे इतने फ़ोन आते हैं वार्ड से। अभी मेरा आप मोबाइल चेक करेंगे तो सारे वार्ड के आपको नंबर मिलेंगे। और मैंने जो वहाँ काम किया वो आप भी एक बार वहाँ पे सर्वे कर चुके हैं, और जनता के सहयोग से ही काम करा उसमें। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि लगातार रेड 9 टीवी हर वार्ड में हर द्वार सर्वे कर रही थी, ये जानने की कोशिश कर रही थी कि आखिरकार वार्ड में 5 साल का कार्यकाल पार्षद का कैसा रहा। और निसंदेह भारतीय जनता पार्टी से वार्ड क्रमांक 7 में मनोज मिश्रा की जो सक्रियता थी वो जनता की जुबानी भी थी। जनता ने इस बात को कबूला कि कोविड जैसे भीषण काल में भी जो है मनोज मिश्रा ने अपनी सक्रियता बरकरार रखी। चंद्रकांत मरमट जी, कैसे देखते हैं कोविड का काल मनोज मिश्रा के लिए कैसा रहा? आप भी उस दौरान फील्ड में थे, लगातार रिपोर्टिंग कर रहे थे, देख रहे थे बारीकियों के साथ में। अगर इन्हीं के वार्ड की बात की जाए तो कैसा कार्यकाल कैसा था इनका उस दिन? कोविड में तो मनोज जी का कार्य बड़ा सराहनीय रहा, पब्लिक के बीच में भी रहे, वो जो सहयोग होना था पब्लिक को, राशन से जुड़े हुए, अन्य चीज़ें, बच्चों को घर पहुंचाने से जुड़े हुए, इन कार्यों में मनोज जी की भूमिका बड़ी सराहनीय रही, और सभी ने उसको सराहा गया था। मनोज जी, बताया जाता है कि कुछ वार्डों में महज आटा बांटा गया, नगर निगम की पूरी की जाती थी। आपके वार्ड की स्थिति कैसी थी? मैं बताना चाहूँगा कि हमारे को आदरणीय विधायक पूर्व विधायक आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी के नेतृत्व में, और हमारे नगर अध्यक्ष आदरणीय गौरव रणदीवा जी के नेतृत्व में, जो भी हमको सामान मिलता था, पूरी किट मिलती थी, उसमें तेल से लेके नमक, हल्दी, आटा, चावल, दाल, मेरे 11 तरह की चीज़ें मैंने गिनी थी। 11 तरह की चीज़ें उसमें रहती थी, जो भी अपने को घर में लगती थी राशन के लिए, वो सारी किट रहती थी एक पूरी।
वो किट हम वितरण करते हैं। तो ये किट आपको नगर निगम से मिलती थी? आपने बोला सुदर्शन गुप्ता जी से मिली, गौरव रणदीवे जी से मिली, तो क्या गौरव रणदीवे जी ने खरीद के आपके वार्ड में भेजी थी? नहीं। या नगर निगम से मिला हुआ राशन था जो घर घर पहुंचा? शासन ने भी पहुँचाया था। जी इसमें शासन ने जो पहुँचाया था हमको, इसमें हमारे आदरणीय नगर अध्यक्ष जी, आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी, और उन्होंने हमको वार्ड में वितरण करने के लिए। चंद्रकांत जी कैसे देखते हैं इसके पहले जो पार्षद बैठे वार्ड क्रमांक 5 से, उनके वार्ड की अगर बात की जाए तो वहाँ महज आटा बांटा गया था जनता में, तो ये ऐसा द्वेषपूर्ण व्यवहार क्यों, ऐसा दोहरा चरित्र क्यों? किसी वार्ड में पूरी किट जा रही है, तेल भी जा रहा है, राशन का पूरा सामान भी जा रहा है, पोहा भी जा रहा है, सूजी भी जा रहा है कि बढ़िया हलवा भी बनाइए, पोहा भी खाइए, और किसी वार्ड में महज आटा जा रहा है, तो क्या कुछ संतुलन बनाने में नाकामयाबी रहती? मैं एक और आपको बात बताना चाहूँगा दीदी, एक और बात। जी। सुबह करीब हमारे यहाँ 2000 पैकेट खाने के आते थे, शाम को 3000 पैकेट बने हुए खाने के आते थे। जी। आदरणीय शंकर ललवानी जी, गौरव जी, ये हमको निजी भिन्न संस्थाओं से बन के आते थे जो हमारे वार्ड में बढ़ते थे। अच्छा मनोज मिश्रा जी, ऐसा कौन सा काम रहा? कोविड काल तो खैर हम बात करेंगे तो लंबा अरसा बीत जाएगा और हम बात ही करते चले जाएंगे, वो समय ही कुछ ऐसा था, वो परिस्थितियां ही कुछ ऐसी थी। पर अगर एक पार्षद के तौर पर आपसे बात की जाए, ऐसी कौन सी उपलब्धि आप मानते हैं जो आपको याद आती है तो एक सेटिस्फेक्शन होता है, संतुष्टता मन में जागृत होती है कि हाँ मैं संतुष्ट हूँ कि एज अ पार्षद जब मुझे जो जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी ने जो जिम्मेदारी जो दायित्व मुझे सौंपा वार्ड क्रमांक 7, उसको मैं दीदी आपको बताना चाहूँगा, लाइट, गटर, नाली, बिजली, रोड, ये तो सभी करते हैं और उनका जनता का अधिकार ये करना चाहिए। यदि जनता ने हमको चुन के भेजा है तो हमें उनकी मूलभूत सुविधाओं का ध्यान रखना चाहिए। पर मैं विशेष आपको बताना चाहूँगा, मेरा जो क्षेत्र है गरीब बस्तियों का क्षेत्र है। एक पिक्चर आई थी पैडमैन, मैंने उसको देखी, अक्षय कुमार जी की, मैंने उनको देखी और मुझे भी कुछ ऐसा लगा कि यार अपने बस्तियों में कुछ करना चाहिए। तो मैं, आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं वार्ड की महिलाओं से जब पहले तो मैं डर गया कि इस विषय में बात करूँगा तो हो सकता है मुझे डांटे या तो मुझे डर था कि किसी महिला से इस टाइप की बातें करना, क्योंकि आज के ज़माने में बाप बेटी से नहीं बात कर सकता है और पति पत्नी से भी बात नहीं कर सकता मेरे ख्याल से इस विषय में। पर मैंने हिम्मत जुटा के अपने साथियों को लेके महिलाओं से इस विषय में बात करी, सैनिटरी पैड के बारे में। आप यकीन नहीं मानेंगे, आज भी वही पुरानी पद्धति से महिलाएं जूझ रही थी। फिर हमने उन्हें डॉक्टरों का कैंप लगाया, उन्हें समझाया, काफ़ी सैनिटरी पैड के बारे में बताया। हमने अपने वार्ड में सैनिटरी पैड की मशीनें भी लगाई, कंडीलपुरा के सामने जो हमने वॉशरूम बनाया उसमें लगाई। शारदा कन्या के स्कूल में हमने इस विषय में मीटिंग करी, जो बच्चियों को, छोटी छोटी बच्चियाँ जिनको मालूम नहीं था ये चीज़ें, हमने फिर स्कूल में मशीनें लगाई पेड की, जिसमें 5 रुपये आप मिनिमम शुल्क डाल के 5 रुपये में पेड उपलब्ध हो जाता है। तो इससे हमने, और दूसरा मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने शारदा कन्या स्कूल में बच्चियों, पहले जो मैं पार्षद बना था तो यहाँ पे रिक्शा स्टैंड हुआ करता था, मैजिक का स्टैंड हुआ करता है, बच्चियाँ काफ़ी परेशान थी, गुंडे परेशान करते थे। मैंने वहाँ पे एक पुलिस चौकी का निर्माण कराया, प्लस उनको आत्मरक्षा के लिए वहाँ पे हमने जूडो कराटे की क्लास लगवाई, उनको बच्चों को बैड टच गुड टच के बारे में बताया कि उसकी क्लासें लगवाई, पुलिस के अधिकारी बुलाए, डॉक्टर बुलाए, जो भी इस विषय में समझा सकता था सारी हमने चीज़ें वहाँ पे बच्चों को सिखाना। मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मेरे को बहुत अच्छा सुकून देती है। चंद्रकांत जी कैसे देखते हैं, इन्होंने बोला कि सड़क, बिजली, पानी सभी दे देते हैं, परंतु वार्ड क्रमांक 7 की भी स्थिति वही है जस की तस जो अन्य वार्डों की है। पानी की किल्लत गर्मियों में बरकरार है, लोग टैंकर के पीछे दौड़ लगाते हैं, लाइन लगाते हैं। नर्मदा का अगर कनेक्शन है तो पानी नहीं आता, पानी आता है तो गंदा पानी आता है। आप नगर निगम में अच्छी पेट रखते हैं, लगातार नगर निगम से जुड़ी हुई खबरों पर अपनी नज़र बनाए हुए रखते हैं, क्या लगता है क्या लूप होल है, क्या डिफॉल्ट है ऐसा कि जिस वजह से नर्मदा के कनेक्शन में या तो पानी नहीं है तो कम पानी है, और आता भी है तो गंदा पानी आता है, ऐसा क्यों? कई बार जाके अपन वार्ड में देखते हैं, ग्राउंड रिपोर्ट जब करते हैं तो ये पानी की समस्या लगभग आज तक कोई भी पार्षद दावा करे कि मैं मिटा चुका हूँ तो असंभव है। अभी तक तो ऐसा नहीं लगता कि मनोज जी ने पानी की समस्या का वहाँ की जनता को उससे निदान दिला दिया है। मैंने कोशिश की है, एक अच्छी कोशिश की है, ये हम मान सकते हैं, परंतु अगर पानी वाले विषय पे जब हम आते हैं तो ये हमेशा देखा गया है कि या तो नर्मदा के कनेक्शन है ही नहीं, लोग टैंकर पर ही आश्रित है, बोरिंग पर ही आश्रित है, तंग गलियां हैं, वहाँ टैंकर जाते भी नहीं है। जनता कॉलोनी के कुछ वार्ड, मनोज मिश्रा जी, कुछ वार्ड तो ऐसे हैं, मतलब कुछ क्षेत्र तो ऐसे हैं, बस्ती क्षेत्र, जहाँ टैंकर अंदर जा ही नहीं सकता। तो ऐसी जगहों पर चंद्रकांत जी बहुत
जल वितरण में कई बार कांग्रेस से जहाँ वोट मिलते हैं वहाँ पे अपेक्षा के शिकार होते हैं, वहाँ की जनता को पानी नहीं दिया जाता है। भाजपा के यहाँ वोटर ज़्यादा हैं तो वहाँ पे दिन रात टैंकरों से पानी की व्यवस्था की जाती है। एक ये सामान्य चीज़ें सभी पार्षद करते आते हैं। चंदू भैया मैं आपको मनोज जी ने भी ऐसा किया है। चंदू भैया मैं आपको बीच में टोकना चाहूँगा। एक आप मेरी बात सुनिए दीजिए आप। क्या हुआ था ना, जब हमने भी सर्वे किया था ना, तब ये बात वाकई में निकल के बाहर आई थी कि जहाँ से भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं मिले हैं वहाँ की जनता तक एक बात बताइए दीदी, मैं आपसे एक प्रश्न है मेरा भी आपसे। ऐसा एक बूथ बता दो जहाँ से मैं नहीं जीता हूँ और आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी नहीं जीते हो, आदरणीय शंकर ललवानी जी ना जीते हो, मेरा एक भी ऐसा बूथ बताओ शंकर ललवानी की तो तुलना ही मत कीजिए। आप दोनों को मिलके जितने वोट नहीं मिले ना उससे ज्यादा वोटों से शंकर ललवानी चुनाव जीते। हाँ तो ठीक है ना, वो जीते हैं, मैं बोल रहा हूँ ना डंके की चोट पे जीते हैं। मैं बता रहा हूँ कि सुदर्शन जी भी हमारे एक बूथ से हारे, बाकी 23 बूथ से जीते हैं वो। वोटों का गणित बहुत कम रहा। नहीं ऐसा कुछ नहीं, हर बूथ से हम जीते। ऐसा एक भी बूथ नहीं जिससे हम हारे, सिर्फ पिलियाखाल का एक बूथ, वो भी मिनिमम 25-30 वोट से हम हारे। आप संतुष्ट हैं अपने कार्यकाल से? जो 5 साल का बिल्कुल कार्यकाल पूरा आपको मिला? संतुष्ट हूँ। पूरा मुझे संगठन का सपोर्ट मिला। मेरे को आदरणीय शंकर ललवानी जी, आदरणीय गौरव रणजीवे जी, आदरणीय सुदर्शन गुप्ता जी का पूरा सपोर्ट मिला और आज भी मुझे इन तीनों का आशीर्वाद, आदरणीय मेरे संगठन में आदरणीय शिवराज जी, सभी का मुझे आशीर्वाद प्राप्त होता है। अच्छा, ऐसा कोई काम मनोज मिश्रा जी जो बाकी रह गया? क्योंकि कोई भी पार्षद ये बोले कि मैंने अपने वार्ड की 22,000 मतदाता है ना आपके वार्ड, तकरीबन 22,000 मतदाताओं को मैंने संतुष्ट कर दिया, जनता मुझसे खुश है। ऐसा तो खैर कभी होता नहीं है, लोग श्री रामचंद्र से भी संतुष्ट नहीं हुए, तो हम तो कलयुग के प्राणी हैं। तो क्या लगता है आपकी जनता के ऐसे कौन से काम है जो बाकी रह गए? एक दीदी आपने बोला था मुझसे टैंकर वाली विषय, आप बताइए अभी भीषण गर्मी चल रही है, बिल्कुल पीक पे गर्मी है। मुझे कितने फ़ोन और हमारे जोन जेडो को कितने फ़ोन जा रहे हैं पानी के लिए? मुश्किल से 2 या 3 फ़ोन आते हैं कि हमारे यहाँ पानी डलवा। मतलब इसका मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था है। जेडो के पास कितने फ़ोन जाते हैं? 1 या 2 फ़ोन। टैंकर वाले के पास 1 या 2 फ़ोन, टोटल 5-6 फ़ोन जाते हैं। बात ही मत कीजिए। अच्छा है कि पार्षद थे, जब तक पार्षद थे ना, सुनिए ना, जब तक पार्षद थे ना तब तक बहुत अच्छा एक बात था कि सामंजस्य बना हुआ था। जनता डायरेक्ट रात की 11 बजे भी मनोज मिश्रा को फ़ोन लगाती थी तो मनोज मिश्रा फ़ोन उठाते। पर आप जिन जेडो की बात कर रहे हैं ना, वो तो हंसी आती है उस विषय पर, क्योंकि ये तो वही जेडो हैं जो पार्षद के भी फ़ोन नहीं उठाते। तो चंद्रकांत मनमठ भी आप शायद, तो मैं तो यही अनुभव है कि फ़ोन भी नहीं उठाते, ये जेडो तो फ़ोन नहीं उठाते, तो जनता के फ़ोन तो बहुत दूर की बात हो जाती है। जब ये कोविड का काल रहा या पार्षद का जब कार्यकाल कंप्लीट हो गया, समाप्त हो गया, तो उसके बाद से तो जेडो ने नमस्ते कर दिया था लगभग अधिकतम पार्षदों को। कैसे? बिल्कुल सभी लगभग जितने भी निगम के पार्षद रहे, सरकार आई गई, कोविड आया गया, तो पार्षदों का महत्व अपने आप ही कम हो गया था। कुछ चुनिंदा पार्षद हैं जिनकी बात सुनी जाती थी, वो भी अपने आप में जो स्वयं में जी बहुत सशक्त हैं, ऐसे ही पार्षदों की तूती जी, बोली कुछ चुनिंदा पार्षदों की जी। चंद्रकांत जी, पहले इनका टिकट जो था वो शिवराज जी के कोटे से हुआ था। शिवराज जी ने स्वयं जिम्मा उठाया था, चौराहे पर बड़ी सभा भी कर दी थी, एड़ी छोटी का चोर लगा दिया था चुनाव जिताने। तो इस बार टिकट क्या लगता है, क्या समीकरण बनेंगे? आज भी शिवराज जी के नज़दीक हैं, जहाँ हम देखते हैं, जहाँ से आप देख पा रहे हैं। जी हाँ, आज भी शिवराज जी नज़दीक हैं। आज भी मनोज जी को गाड़ी में स्थान मिलता है। जी जी जी। और इनकी गाड़ी तो सीधे सीएम हाउस में सीधे जाती है। हाँ, तो इनका तो हर बार की टिकट, इस बार भी टिकट पैराशूट से आएगा। इनकी खासियत ये है कि ये मामा जी की होम मिनिस्ट्री में भी अच्छी पेड़ रखते हैं, अच्छी बातचीत है, अच्छी नजदीकियां हैं। जी हाँ, ऐसा भी उम्र है कि ऐसा उम्र भी है, ऐसा है। अच्छा, कैसे देखते हैं अगर विधानसभा 1 का पूरा समीकरण, आरक्षण का समीकरण अगर हम समझने की कोशिश करें तो कहाँ फिट बैठते हैं आपके हिसाब से मनोज मिश्रा? वार्ड 5, वार्ड 15, 14 नंबर वार्ड है, अशोकनगर वाला वार्ड है। इससे कुछ बात नहीं, ऐसा अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। जो संगठन तय करेगा, संगठन की गाइडलाइन जो होगी हम उसी पे काम करेंगे, क्योंकि हम संगठन के हिसाब से। इच्छा तो होती है ना चुनाव लड़ने? नहीं, इच्छा कौन सा कार्यकर्ता नहीं रखता है? मतलब महत्वाकांक्षा तो है कि चुनाव लड़ना। नहीं, राजनीति में है तो हर व्यक्ति की, हर कार्यकर्ता की महत्वाकांक्षा होना चाहिए। नहीं, पर पार्टी तो पूछती होगी ना कि मनोज बाबू कहाँ से चुनाव लड़ना है। पार्टी को सब मालूम है कि किसको कहाँ से लड़ाना है, तो वो सब तय पार्टी करती, संगठन। चंद्रकांत जी कैसे देखते हैं मेयर के चेहरे पर भी क्या थोड़ा बहुत फिट बैठते हैं? सीएम से नजदीकी भी है, मनोज जी कोई विवादास्पद चरित्र भी नहीं रहा पिछला 5 साल अगर देखा जाए तो। मनोज जी एक ऊर्जावान पार्षद रहे हैं जी।
अच्छा काम किया है, जनता के बीच में रहे हैं, उससे अपन नकार नहीं सकते हैं। ब्राह्मण हैं, युवा हैं, वो एक अच्छा ऑप्शन है भारतीय जनता पार्टी के लिए। अगर जैसा हम पहले दिन से ये बात कर रहे हैं कि अनारक्षित सीट हुई है मेयर के लिए, और चूंकि संजय शुक्ला जो है कांग्रेस को अगर हटा दिया जाए, संजय शुक्ला अपने आप में एक सशक्त चेहरा है और ब्राह्मण है, और ब्राह्मण वोट जो है फ्लक्चुएट भी हुए विधानसभा चुनाव के दौरान। सक्रियता भी अपने दर्शकों को बता दें, कोविड के दौरान संजय शुक्ला की जो सक्रियता थी उसको पीठ पीछे भारतीय जनता पार्टी ने भी माना कि हाँ कोई तो आया कांग्रेस पार्टी से जिसने जनता का जिम्मा उठाया, जो जनता के लिए, जनता के बीच में रहा। ऐसे में भाजपा के सामने एक ये चुनौती तो है ही कि ब्राह्मण चेहरा उतारना चाहिए, क्योंकि तकरीबन 3.25 लाख वोट मुस्लिम माने जाते हैं, तकरीबन 4.25 लाख। मैं आपको बताना चाहूँगा संजय शुक्ला जी की आप बात कर रहे हैं तो कोविड में वो जहाँ पे हर जगह बाद में पहुँचते थे, आपने देखा होगा, सिर्फ कैमरे लेके पहुँचते तो थे, बाद में पहुँचते थे। तो हमारे कौन सा नेता नहीं पहुँचता था? आज गौरव जी पूरा टाइम लगे रहे। नेताओं की गिनती इसलिए मत कीजिए, सत्ता दल को हमेशा जो रहता है ना सपोर्ट रहता है, ऊपर हाईकमान का सपोर्ट रहता है, शिवराज सिंह चौहान जी का सपोर्ट। आज बताइए उन्होंने संजय शुक्ला की, देखिए ऐसा नहीं है कि हम स्टूडियो में बैठ के संजय शुक्ला की तारीफों के कसीदे पढ़ने के लिए यहाँ बैठे हैं, पर जो सत्य है वो सत्य है, वो दिखाना हमारी मौलिक जिम्मेदारी भी बनती है, ये नैतिक जिम्मेदारी भी है हमारी। आप बताइए रेमडेसिविर इंजेक्शन, रेमडेसिविर लाना संजय शुक्ला की जिम्मेदारी नहीं थी, पर कम से कम जो बात उन्होंने उठाई, जो आवाज उन्होंने उठाई, कैसे देते चंद्रकांत जी, कम से कम एक लहर तो दौड़ी, एक इनिशिएटिव तो लिया भारतीय जनता पार्टी ने। सारे हमारे भी नेता सारे लगे हुए थे, सबकी सेवा आपने, आप जनता ने आपको चुना है तो आपको सेवा करना चाहिए। सारे नेता हमारे गौरव जी लगे हुए थे, आकाश जी लगे हुए थे, सुदर्शन जी लगे हुए थे, शंकर भैया पूरे टाइम। आप बताइए कि शंकर भैया पूरे टाइम लगे थे कि नहीं लगे थे? आप खुद आप पत्रकार लोग हैं। हम कहाँ इस बात को दरकिनार कर रहे हैं मनोज मिश्रा जी, हम तो ये कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी जो विपक्ष की पार्टी है, मुख्य विपक्ष की पार्टी है, इतने सारे विधायक हैं, क्यों चंद्रकांत जी, पर ऐसे में महज एक संजय शुक्ला ही थे जो मोर्चा संभाले हुए थे। चाहे उसे आप किसी भी एंगल से देखते हो, कि जीतू पटवारी भी हैं, ऐसे तो सज्जन सिंह वर्मा भी हैं, कहने को तो बहुत सारे नाम हैं, विनय वाकलीवाल भी हैं जो शहर कांग्रेस अध्यक्ष है, नगर में है, जीरो है, सक्रियता भी जीरो है शहर में, क्यों चंद्रकांत जी? संजय शुक्ला जी एक कोई इवेंट टीम के साथ चलते हैं, संजय शुक्ला जी कोई इवेंट टीम के साथ चलते हैं, एक टेंट वाला उनके साथ होता है, एक लाइट वाला उनके साथ होता है, और ऐसे कई सारे लोग उनके साथ होते हैं, पर जाके जमीनी काम मैं आपकी बात ये बोलना चाहूँगा सदु भैया कि इसका मतलब दिखावा करते हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल, टेंट वाला भी साथ में, लाइट वाला भी साथ में, जी तो दिखावा करते हैं। आप दिखावे की दीदी एक और बात बता दो, कोविड में जो उनने दिखावा करा वो तो सबको मालूम है, रोना गाना उनको जो करना था, पूरी एक्टर है वो, बहुत बढ़िया एक्टर है, आपको मालूम है कि वो कितनी बढ़िया एक्टिंग करते हैं, मुझे लगता है बहुत अच्छे एक्टर है वो। वो यदि फिल्मों में जाते तो वो मेरे ख्याल से सफल हो जाते अच्छे, राजनीति के लायक नहीं है वो। आज मैं बता रहा हूँ कि एक मिनट आपको चंदू भैया, आज उन्होंने बोला था 600 बोरिंग करूँगा मैं विधानसभा, कितने बोरिंग हो गए आप बताइए? सिर्फ गड्ढा कर देते हैं, उसमें ना स्टार्टर डालते ना मोटर डालते हैं, जनता परेशान है, गड्ढे बच्चे गिर जाएंगे उसमें, कोई बच्चा यदि गिर के यदि किसी बच्चे के साथ दुर्घटना हो गई तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? नहीं, विधानसभा का वर्तमान परिदृश्य ये बोलता है कि अगर आज भी इसी वक्त अगर चुनाव होते हैं तो संजय शुक्ला वहाँ से चुनाव दीदी पीछे पहले का परिदृश्य अलग था, आज की तारीख में उनको हमारा वार्ड अध्यक्ष, बूथ अध्यक्ष भी चुनाव हरा दे। चर्चा करने विधायक की बैठे भी नहीं है, हम तो मनोज मिश्रा से उनके कामों का ब्यौरा मांग रहे हैं कि आखिरकार आपका कामकाज अब कैसा रहा, आप कितने प्रतिशत संतुष्ट हुए, क्योंकि अब बोल दिया गया है कि अगर पति अगर पार्षद है तो पत्नी को टिकट मिलेगा नहीं, ऐसी गाइडलाइन सुनने में आ रही है। हालांकि पार्टी से आपके नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे ने एक बार भी अपने मुख से ये नहीं बोला कि अगर पति पार्षद है तो पत्नी को टिकट नहीं मिलेगा, वो जो भी गाइडलाइन तय होगी, बोला जा रहा है कि जो जीतेगा उसे, जो जीतने लायक होगा उसे चेहरे को टिकट दिया जाएगा। कैसे देखते हैं? जो भी पार्टी की गाइडलाइन तय होगी हम सब उसी के अनुसार चलेंगे। मनोज मिश्रा जी, ये जो आपके क्षेत्र में भी जो तोड़फोड़ हुई थी, जो अतिक्रमण हटाया गया था डेवलपमेंट के नाम पर, स्मार्ट सिटी के नाम पर, बड़ा गणपति की बात कर रहे हैं हम, तो क्या उसका खामियाजा आने वाले पार्षद को भुगतना पड़ेगा? क्योंकि इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सुदर्शन गुप्ता जी को भी भुगतना पड़ा था। मैं आपको बताना चाहूँगा कि जितनी तोड़फोड़ हुई है, जितने लोगों के मकान टूटे थे, आज उन्हीं मकानों की कीमत करीब करीब 10 गुना ज़्यादा हो गई है। आप दीदी आप तोड़फोड़ की बातें कर रहे हैं, आप उन पूरा जो डेवलपमेंट किया है गवर्नमेंट ने उसको आप देखिए, बड़ा गणपति चौराहे जो था वहाँ से कितना ट्रैफिक जाम होता था, लोग निकल नहीं पाते थे, आज आप जाइए वहाँ कितना सुंदर चौराहा हो गया। अग्रसेन नगर से आप जिंसी तक चले जाइए,
104 फीट की रोड है, जी। चौराया है। आप जिनसी हाट मैदान देखिए, पूरा मार्केट बना दिया है। आप पूरा वार्ड मेरा आप घूमिए, एक से मतलब करीब करीब 50 से 60 करोड़ रुपए का काम मेरे वार्ड में हुआ है, जिसकी मैं लिस्ट आपके लाया हूँ, आपको देके जाऊँगा दीदी ये पूरी लिस्ट। एक एक मेरा ऐसा कोई क्षेत्र ही नहीं है वार्ड का जहाँ पे काम नहीं हुआ। खैर ये तो हम मानते हैं कि अगर 85 वार्डों की बात की जाए, तो अगर स्मार्ट वार्ड की हम बात करते हैं कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में अगर वास्तव में अच्छे से काम हुआ तो वार्ड क्रमांक 7 की गिनती उसमें हम कर सकते हैं। क्यों चंद्रकांत जी? वार्ड क्रमांक 7 में इतना काम तो हुआ है कि उसे स्मार्ट वार्ड कहा जा सकता है। अच्छी स्मार्ट लाइट लगी हुई है, सड़कें अच्छी हैं, यातायात अच्छा हो गया, चूँकि ये बोल रहे हैं कि जब से डेवलपमेंट हुआ सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं। मैं जो मेरा वार्ड है वहाँ पे आदरणीय जो हमारी मेयर माली गौड़, हाँ, वो वहीं पे मेरे वार्ड में निवास करती थी पहले जी। और वहीं स्कूल में पढ़ती थी। तो उनका मेरे वार्ड से कोई लगाव हालांकि उनका पूरे इंदौर पे पूरे लगाव है, लेकिन मेरे वार्ड में चूंकि बचपन में अपन जहाँ रहते हैं उस चीजों से हाँ मैं सौभाग्य सभी का लगाव जी आपके साथ बहुत ज्यादा है। मैं सौभाग्यशाली। हम तो प्रोग्राम के शुरुआत से बोल रहे हैं। क्यों चंद्रकांत जी, कि आप सभी के बड़े लाडले हैं। छोटी मोटी अगर बातों को अगर माननीय जी से लेकर के जी सभी के मतलब ऊपर हाई कमांड से लगा करके नीचे की पैनल तक अपने कार्यकर्ताओं के भी बड़े अजीज हैं ये, कि एक अच्छी टीम है मनोज मिश्रा के साथ। सबका प्यार मिलता रहता दीदी। और रहते कहीं और हैं, चुनाव कहीं और से लड़ लेते हैं। हाँ, विधानसभा टीम में रहते हैं जी, रहते कहीं और है, चुनाव कहीं और से लड़ते हैं, टिकट कहीं और से मांगते हैं और फिर भी सक्रियता रखते हैं। तो ये भी अपने आप में काबिल-ए-तारीफ है। जी, आज के मैं बताना चाहूँगा दीदी, मैं पहले विधानसभा मतलब अभी मेरा घर है विधानसभा एक भागीरथपुर, मैं भागीरथपुर में निवासी हूँ। तो 3 नंबर में बोलते हैं आप? 3 नंबर में नहीं, मेरा घर पुश्तैनी मकान है वो तो आपका? हाँ, पुश्तैनी मकान है। चलिए ठीक है। खैर आप कहीं भी रहते हो, ये बहुत अच्छा विषय है कि आप सक्रिय नेता हैं और सक्रिय नेतृत्व को ही जनता भी शिरोधार्य मानती है। मैं दीदी आपको पूरी लिस्ट देके जाऊंगा जो मैंने कार्य करा है। एक भी मेरा ऐसा एरिया नहीं है वार्ड का जो छूट गया। सारी करीब मैं सारे कामों की आपको लिस्ट देके जाऊंगा, आप देखिएगा। वैसे चंद्रकांत जी, जो युवा जो पथ भ्रमित रहते हैं, नशे के जो आदी रहते हैं, उस पर बताया जाता है कि मनोज मिश्रा ने काम किया है। क्या वास्तव में ग्राउंड स्तर पर, जमीनी स्तर पर नशे के खिलाफ मतलब काम हुआ है वार्ड क्रमांक 7 में? बड़ा बस्ती क्षेत्र मनोज जी के वार्ड में था जी। कई सारे नशे के अड्डे वहाँ संचालित होते थे और काफ़ी हद तक मनोज जी ने उस पर काम किया है, ऐसा मैं मानना है जो मैंने देखा है। कैसे काम, क्या स्लम बस्तियों से नशे से मुक्त करने के लिए क्या किया? बच्चे जो छोटे बच्चे हैं 15-17 साल 20 साल के बच्चे जो नशे की लत में लग जाते हैं, हमने उन्हें स्पोर्ट्स की तरफ मोड़ा। प्लस हमने पुलिस के सहयोग से जहाँ भी नशा बिकता था हमने उसको खत्म कराया, उन लोगों को बंद कराया, कर दिया। हाँ बिल्कुल। अभी मेरे ख्याल से पहले भांग इस टाइप की चीज़ें बहुत नशे में, तो आप जानते हैं कितने तरह के नशे होते हैं। आज मेरे ख्याल से अभी हमारा जो वार्ड है पूरा नशे इस टाइप की कोई चीज़ें होती नहीं वहाँ पे, ना कुछ बिकता वहाँ पे, सब मुक्त हो गया। चलिए, ये मनोज मिश्रा जी से थी हमारी विशेष चर्चा। क्या लेती है पार्टी हाईकमांड निर्णय, संगठन का क्या होता है फैसला, क्या 5, 10 और 14 में फिट बैठते हैं मनोज मिश्रा, या धर्मपत्नी को चुनावी अखाड़े में उतारना पड़ेगा मनोज मिश्रा को? क्या होगा चुनावी समीकरण, क्या होगी आने वाली, ये वक्त बताएगा। बहरहाल मुझे दे दीजिए इजाज़त, बने रहिए Red 9 TV।